धोखाधड़ी की इमारतों के विषय में आप सभी को पता है कि किस प्रकार से पिछले कुछ सालों में जो है स्लैब गिरने के कारण कई लोगों की जानें भी गई तो कई लोग जो है बेघर भी हुए। आज जो हम इस विषय में आपको मुलाकात कराने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, तो इस खबर को काफ़ी जो है गहराई से सुनिएगा और पूरी तरीके से जो टेक्निकल चीज़ें है कि आखिरकार कहाँ पर दिक्कतें हो रही है, क्या चीज़ है। सबसे पहले सर जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये दिक्कतें कहाँ से शुरू हुई, इसका सोल्यूशन क्या है। प्रशासन से लगातार जब आप इस चीज़ को लेकर बैठक में बैठते हैं तो क्या चीज़ें निर्णय सामने आते हैं? उल्लासनगर में मैं शुरू से ही कंस्ट्रक्शन लाइन के बारे में काफ़ी कुछ बारीकी से जानता हूँ। उल्लासनगर एक रिफ्यूजी कॉलोनी के हिसाब से बैरक्स का एक समूह, बैरक्स और ब्लॉक गवर्नमेंट बिल्ड प्रॉपर्टीज से सेटलमेंट कैंप के हिसाब से शुरू हुआ था। बिल्डिंगों का सिलसिला कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का समवेयर 1975 में शुरू हुआ और सब्सिक्वेंटली 1990 तक बिल्डिंगों का सिलसिला डिमांड इतनी बढ़ती गई कि 90 के बाद काफ़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में लोगों को रहने के लिए एक इच्छा हुई और ज़रूरत भी हुई, क्योंकि बैरक्स की लाइफ करीब करीब कंप्लीट हो चुकी थी और समाधान के लिए हमारी जो फैमिलीज थी उसमें ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हुआ था, जिसमें वो बैरक्स के स्पेसेस सफिशिएंट नहीं थे। और प्रशासन की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऐसे थे कि हमारे पास कोई ज़मीनें नहीं थी जिसमें हम डेवलप कर सके, और जिस भी व्यवस्था के कारण हमने पहले 1975 में एडमिनिस्ट्रेटर का रूल था, उसने जिस तरीके से प्लान्स वगैरह सैंक्शन किए जब भी हमारे पास डीसीआर नहीं थे, और सब्सिक्वेंटली डीसीआर लेट आए, उसका इम्प्लीमेंटेशन और लेट हुआ। और 1990 में आते आते जब ये FSI 1 रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से इम्प्लीमेंट होते होते वो स्पेसेस को कहीं ना कहीं ऐसे DCR को ऐसे लगा कि शायद ये काम के नहीं है उल्लासनगर के। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में ज़्यादा डिमांड होने की वजह से कंस्ट्रक्शन बहुत स्पीड में शुरू हुआ और चलते चलते बाय 2000 एंड तक ये वॉल्यूम काफ़ी बढ़ चुका था। इन बिटवीन 1990 से लेके 96 तक कुछ कंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा स्पीड से और भय के कारण बने थे, तो उसमें कुछ लैप्सेस हो सकते हैं मटेरियल की वजह से या स्पीडी कंस्ट्रक्शन की वजह से, टेक्निकलिटीज़ की वजह से, तो उसमें कुछ कमियां रह गई हों। और उसके बाद 95 के बाद 96 के बाद फिर एक नया दौर शुरू हुआ जिसमें काफ़ी कुछ प्रिकॉशंस लेके न्यू कंस्ट्रक्शन, न्यू स्टाइल, न्यू मटेरियल्स एंड प्रिकॉशंस लेके टेक्निकली का ध्यान रखते हुए किया गया। अब एक बिल्डिंग को अगर हम बनाते हैं तो उसका 15 साल तक हमें कोई ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं आती। 15 साल के बाद वो बिल्डिंग की ऑडिटिंग की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे नॉर्म्स हैं, और वो ऑडिटिंग 5-5 साल में स्ट्रक्चरल ऑडिटिंग होनी चाहिए। और जो बिल्डिंग की लाइफ 30 साल हो चुकी रहती है, जिसको हम इकोनॉमिकल लाइफ ऑफ बिल्डिंग बोलते हैं, उसका हर 3-3 साल में ऑडिट होना चाहिए। अब ये प्रोसेस कभी भी कॉरपोरेशन की तरफ से कभी इनिशिएट हुआ नहीं, और इसकी वजह से वो जो सिस्टम बना उसमें कभी भी कोई डिमांड जैसी ऐसे लगा नहीं कि बिल्डिंगों को ऑडिट किया जाए, स्ट्रक्चरल ऑडिट किया जाए। सर्विसेज की अलग बात है, मगर स्ट्रक्चर थोड़ा इम्पोर्टेंस ज़्यादा रखता है। सिलसिला जहाँ से भी जो भी हुआ, जिस भी कारण से हुआ, बिल्डिंगें आज बन चुकी हैं, लोग रह रहे हैं, और अचानक बिल्डिंग को गिरने का सिलसिला आज से कुछ 9 साल पहले शुरू हुआ था, जिसमें इतना डिज़ास्टर्स नहीं होता था। इंडिकेशन होती थी साल में 2 साल में एक बिल्डिंग को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती थी, मगर उसका जिस तरीके से बढ़ते गया तो ये लास्ट सीज़न में काफ़ी कुछ डिज़ास्टर्स हुआ है जो शायद प्रशासन के नज़र में भी नहीं आया है। और उसके बाद ध्यान देने की ज़रूरत पड़ी कि अभी ये साल हमारे लिए बहुत ही गलत तरीके से शायद कुछ नुकसानदायी हो, मगर सीज़न आने से पहले ही जो 2 बिल्डिंगों का गिरने का सिलसिला हुआ तो प्रशासन अचानक एक्टिव हो गया। बताइए सर, इसमें क्या करना चाहिए लोगों को, किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन से तालमेल लोग बनी है, लोग भी कहीं ना कहीं जो है जिस तरीके से मेंटेन की बात करें बिल्डिंग की तो वो नहीं कर पाते। तो अगर बचना है तो किस तरीके के छोटे मोटे उपाय कर सकते हैं ताकि जो है कहीं ना कहीं जान जो है बच सके लोगों की? सबसे पहले अर्जेंटली अगर देखें तो बिल्डिंगों में जो भी इंडिकेशंस हैं कंस्ट्रक्शन के, डिफेक्टिव कंस्ट्रक्शन के या स्ट्रक्चरल डिफेक्ट जो दिख रहे हैं, वो बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को खुद ही सक्रिय तरीके से उनको अपने
कंसल्टेंट से, लोगों से, इंजीनियर से, स्किल्ड पर्सन से मिल के उनको सुधार के और बिल्डिंग को मेंटेन करना चाहिए। उसमें स्ट्रक्चर के ऊपर ख़ास तौर से ध्यान देना चाहिए। बाकी प्लम्बिंग, ड्रेनेज वगैरह का तो कॉमन प्रॉब्लम आता ही है, हर 5 साल 6 साल में उनको मेंटेन करना चाहिए। ये हुआ बिल्डिंगों का मेंटेनेंस का। इसके अलावा हम बात करेंगे, शायद आज आपके नॉलेज में लेके आए कि जो रेगुलराइजेशन वगैरह का प्रोसेस था या रिकन्स्ट्रक्शन का प्रोसेस था, जिस वक्त ये रेगुलराइजेशन और का प्रोसेस शुरू हुआ था, समवेयर इन 2005, एजिटेशन 2000 से पहले से चालू था। अल्टीमेटली गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डिनेंस मिला और इन बिल्डिंगों के लिए एक नई पॉलिसी के लिए कुछ विचार बना, ऑर्डिनेंस मिला। उसके हिसाब से 2005 ऑनवर्ड से करीब करीब ये सिलसिला 2011 तक चला और काफ़ी रेगुलराइजेशन प्रोसेस की जो प्रतिक्रिया है बहुत फास्ट चली। काफ़ी फाइल्स लोगों ने सबमिट की, करीब करीब 20,000 से ज़्यादा थे। और जो बिल्डिंगों के फाइल्स उस वक्त आए थे, मैक्सिमम बिल्डिंग वालों ने पार्टिसिपेट किया था रेगुलराइजेशन के लिए। रेगुलराइजेशन के प्रोसेस में आपका ऑडिटिंग का मैटर भी आ जाता है, उसमें FSI रेगुलेशन का भी आ जाता है, जिसमें कंपाउंडिंग फ़ी वगैरह भर के या लैंड का कंपोनेंट जहाँ पे कहीं पे भी डिफिशिएंट हो तो उसका पेमेंट भर के आप लैंड को भी रेगुलराइज कर सकते थे। और इसके बाद रीडेवलपमेंट की पॉलिसी अचानक एक 2019 में गवर्नमेंट की तरफ से मिली, जो कमी थी हमारे रेगुलराइजेशन एक्ट में 2005 में, तो वो भी हमारे पास इस वक्त 19 में मिल गई है। अभी हमें इस जो गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ है उसमें कुछ भी कमी रह गई है, जैसे हम बोलेंगे रिकन्स्ट्रक्शन पॉलिसी के साथ जो बायलॉज नए आए हुए हैं उसमें उनके लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं है मार्जिनल डिस्टेंसेस और हाइट ऑफ बिल्डिंग के लिए। प्रोविज़न FSI के लिए हमें मिला है, मगर उसके रूल्स हमें गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल पाए अभी तक, जो इस वक्त ज़रूरत है। दूसरा एक बोलना चाहूँगा कि ये रेगुलराइजेशन जो क्रिया हमने 2005 से 2011 तक हम काम कर रहे थे, उसके काफ़ी फाइल्स स्क्रूटनी होके उनके डी फॉर्म्स कुछ रिलीज़ हुए, कुछ लोगों ने पेमेंट भी भरे, कुछ लोगों को पेमेंट ऑर्डर्स भी मिले, मगर कहीं ना कहीं ये सिस्टम अपनी कुछ किस कारणों से वो ऑल ऑफ सडन स्टॉप हो गया 2012 के बाद, जिसमें लोगों को जो चांस मिला था वो फ़ायदा नहीं मिल पाया। फिर ये मैटर को आगे लेके जाके अभी 2018-19 में हमने उसको वापस एक्टिवेट करके रेगुलराइजेशन प्रोसेस तक लेके आए। हमारे प्रीवियस कमिश्नर देशमुख जी ने उनके लिए एक निकाला समाधान के फास्ट डिस्पोजल के लिए हम ऑनलाइन सबमिशन के लिए प्रतिक्रिया अपना प्रोविज़न करते हैं। इशू ये रह गया कि पहले के जो केसेस स्क्रूटनी हुए थे गुजरे 2005 और 2010 के बीच में, इतना एग्जॉस्टिव काम जो हुआ था, जो टेक्निकल उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव्स रखे थे, अब उनको बाईपास करके हम नया प्रोसेस वापस चालू करने जा रहे हैं। पहले ही जो काम हमारा 80-90% तक हो चुका था, आज वापस वो चालू करके और हम इसमें 5 और 7 साल गलाएं, मुझे लगता है ये हमारे शहर के हित में नहीं है। और इस वक्त अगर हमें प्रीवियस किए हुए ऑर्डर्स को अगर हमने मान्य नहीं किया, ऑनर नहीं किया, तो ये क्रिया कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी रेगुलराइजेशन की। और काफ़ी जो बिल्डिंगें हैं वो अपने उम्र के हिसाब से या कंस्ट्रक्शन की वजह से डायलेपिटेड कंडीशन में हैं और उन्हें बचाना शायद मुश्किल हो जाएगा। सर, इसमें प्रशासन की क्या भूमिका है, उनके इंजीनियर्स की क्या भूमिका है? हाल ही में इस तरीके से 2 हादसे हुए, उसके बाद जो बैठक हुई थी सर्कल की, तो उसमें बैठक में क्या निर्णय लिया गया, किस तरीके से इसके ऊपर विचार विमर्श किया जाए? कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें कमज़ोर नज़र आती है, या फिर कहीं ना कहीं तालमेल जो है जनता के बीच में, या फिर जो बिल्डर लॉबी की बातें की जाती है कि बिल्डर लॉबी कहीं ना कहीं इससे जुड़ी हुई है, तो इसमें क्या आपका क्या राय है, क्या मत है आपका इसमें? जनता को अपने तरीके से, जिस तरीके से हमारे प्रशासन की तरफ जो भी मैसेज भेजना था, उन्होंने अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, कुछ इंटेलेक्चुअल्स के थ्रू हर डिपार्टमेंट को अपना मैसेज भेजा है। हमारी व्यवस्था जो कॉरपोरेशन की ऐसी है कि हमें SI कोई भी ऑफिसर सही ढंग से मिले नहीं, और ऑफिसर्स की कहीं ना कहीं कमी और एफिशिएंसी की वजह से ये प्रोसेस हम
कभी भी सही ढंग से रास्ते पे ला नहीं सके। अब आप एक्सप्रेस वे बना लेते हो, रूल्स रेगुलेशंस बना लेते हो, और आपका बेसिक जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं गाड़ी में, वो गाड़ी हाईवे पे आ ही नहीं सकती, तो कैसे स्पीड पकड़ेगी। अभी ये सिचुएशन ऐसे है कि आपका DCR तो अच्छे आ गए, रीडेवलपमेंट पॉलिसी भी आ जाएगी, रिकन्स्ट्रक्शन की भी पॉलिसी आ जाएगी, मगर बेसिक जो मुद्दा है रेगुलराइजेशन का, वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये बिल्डिंगें बनेगी कैसे, रीडेवलपमेंट में आएंगी कैसे। जो टाइटल का एक इशू है, उसके लिए कोई ना कोई वे आउट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास, वो तो इंटेलेक्चुअल्स बैठे हैं, रास्ता निकल आएगा। और उसमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इस तरीके से काफ़ी कुछ पहले भी हो चुके हैं अलग अलग तरीके से। और रीडेवलपमेंट पॉलिसी के लिए जो छोटे मोटे हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए, वो भी उनकी तरफ से हम मानते हैं, मगर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को इस वक्त जनता को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से इनिशिएटिव लेना चाहिए, शायद उसमें कुछ कमी रह गई है। अगर वो एग्रेसिव वे में आज भी कोशिश करेंगे, तो मेरे ख्याल से इस शहर के लिए कोई ना कोई रीडेवलपमेंट पॉलिसी के लिए समाधान निकल सकता है। सर, हमेशा से आंकड़ों की बात करती है, ये शहर में 855 इमारतें भी धोखाधड़ी की जाती है, कभी कहा जाता है 150 है। क्या हकीकत आंकड़े क्या है और अब तक कितने इंसिडेंट हुए, ये आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी इस पर पूरी टेढ़ी नज़र रही और आपने कोशिश की है कि इसको जो है कहीं ना कहीं प्रशासन के साथ मिलकर किया जाए। तो कितनी बिल्डिंगें इस बरसात में कहीं ना कहीं डेंजर जोन में हो सकती है और क्या परिस्थिति हो सकती है इस बार बरसात में? एज़ फार इलीगल बिल्डिंग्स आर कंसर्न, ये जो आंकड़े आपके सामने हैं, वो तो खाली खानापूर्ति के लिए कुछ चंद लोगों के इनिशिएटिव, एक्टिविस्ट के इनिशिएटिव लेने के बाद ये फिगर्स आई। एक्चुअल फिगर्स तो कहीं ज़्यादा हैं। और ये मानसून में जब तक मैं बोलूँ कि काफ़ी कुछ नुकसान होने की संभावना है। अगर कुछ ना हो तो हम ये चाहेंगे, मगर जिस तरीके से हम डोर टू डोर हम बिल्डिंगों में गए, इंस्पेक्शन किया, लोगों की हालत देखी, उनको समझाया, मल्टीपल टाइम्स हमने काउंसलिंग की है। वो हमारे पास रहते हैं ऑफिस में, या हम उनके पास बिल्डिंगों में जाके हमने काउंसलिंग की है, मगर कहीं ना कहीं ऐसे लगा कि उनकी की तरफ से कोई ना कोई ऐसी आर्ग्यूमेंट कमी रह गई है कि उन बिल्डिंगों में ज़्यादा कुछ काम हो नहीं सका। शायद इस वक्त जो हुआ है प्री मानसून डिज़ास्टर, वो मानसून में कोई ज़्यादा ही डिज़ास्टर्स बन सकता है। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज रहेगा शहर की प्रशासन के लिए, जनता के लिए, ताकि कहीं ना कहीं वो एक स्टेप ले सके और कहीं ना कहीं जान जो है बच सके, क्योंकि प्रोसेस के हिसाब से अगर जाएंगे तो काफ़ी लंबा समय लग जाएगा और समय लोगों के पास है। सबसे पहले जो बिल्डिंग के ऑक्यूपेंट्स हैं उनको बोलेंगे, अपने टेक्निकल पर्सन जो भी उनके साथ जुड़े हुए हैं या बिल्डिंगों में इंस्पेक्शन कर चुके हैं, जिन्होंने ऑडिटिंग करवाई है, और उनको जो सुझाव मिले गए, उसमें ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है। एक खर्चे की जो डर के वजह से वो बिल्डिंगों में हाथ नहीं डाल रहे, वो ज़्यादा खर्चा नहीं है। ये मैं अश्योर करता हूँ कि उनके बजट के हिसाब से वो अपना घर संसार परिवार को बचा सकते हैं। और कोई भी एक फ्लैट में अगर आपको 10 से 15 हज़ार खर्चा करना पड़े, जो एक कलर के काम के लिए भी अब आपको 20 से 25 हज़ार खर्चा करना पड़ता है। अगर कोई अपने फ्लैट के लिए 15 से 20 हज़ार रुपया खर्चा करता है कि उनकी फैमिली सेफ़ रहे और स्ट्रक्चर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ताकि वो बुरी तरीके से डिज़ास्टर्स वे में कोलैप्स हो जाए। स्ट्रक्चर कभी भी कोलैप्स होने से पहले इंडिकेशन देता है, इंडिकेशन दे चुके हैं, अभी उसे संभालने की ज़रूरत है। और अगर हमने आँख मूंद ली तो ये हमारे लिए बहुत ही धोखादायक हो सकता है। तो अपने अपने कंसल्टेंट इंजीनियर से या टेक्निकल पर्सन से जो भी उनके सुझाव आए हैं, आप जल्दी से जल्दी उनको अप्रोच करो। मैं बोलता हूँ 2 महीने के अंदर काफ़ी बिल्डिंगों को हम कवर कर सकते हैं, और जो भी इस वक्त लेबर या पॉलिसी गवर्नमेंट की है उसमें से सहयोग मिल जाएगा, कोई भी आपको तंग नहीं करेगा। और अंदर से स्लैब्स को किस तरीके से सपोर्ट देना है, कॉलम्स को किस तरीके से स्ट्रेंथन करना है, ये मैक्सिमम स्किल्ड पर्सन्स इस वक्त सोसाइटी में अवेलेबल हैं, जो आप उनको साथ दे सकते हैं। सर, बहुत से लोग ये रहता है कि बरसात के समय में जो है कंस्ट्रक्शन में काम नहीं कर सकते, तो क्या इस तरीके की बातें हैं कि इस तरीके का अगर रिपेयरिंग करना है तो बरसात के मौसम में ना करें, उसके लिए इंतज़ार करें, क्योंकि लोग यहीं पे जो है कहीं ना कहीं असमंज में पड़ जाते हैं कि बरसात के बाद किया जाए, बरसात को कैसे बिल्डिंग जाएगी, लेकिन उसी वक्त जो हादसा हो जाता है। ये मानसून रिलेटेड कोई भी ऐसी का एक्टिविटी नहीं है स्ट्रेंथनिंग की या बिल्डिंग को सपोर्ट करने की। बिल्डिंग का जो भी सपोर्ट सिस्टम है वो विद इन द बिल्डिंग है, छत के नीचे है, कॉलम्स हैं, पार्किंग में हैं,
तो सपोर्ट सिस्टम 90% तक वहाँ पे कवर हो सकता है। रहा रूफ टॉप का कवरेज किसी न किसी तरीके से बहुत सारे लोगों का हो चुका है, और बाकी छोटा मोटा अगर कहीं पे भी है तो कर लेते हैं। मानसून या बारिश हमें बाधा नहीं देती, इसमें कोई रुकावट नहीं डाल के हम रिपेयर ना कर सकें। जितना जल्दी हो सके मैं रिक्वेस्ट करूँगा शहरवासियों को कि जल्दी रिपेयर करके ले लें। प्रशासन की तरफ ये रिक्वेस्ट है कि जो पुराने ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको ऑनर करें। ऑनलाइन जो उन्होंने सबमिशंस वापस मंगवाई हैं उनको क्लब करें। जो ऑफलाइन सबमिशंस पहले ऑर्डर के साथ पड़ी हुई हैं क्लब करके उनके ऑर्डर्स को फास्ट से फास्ट प्रोसेस करके लोगों के सामने पुराने रेडी रिकनर के हिसाब से पेमेंट लिया जाए, तो काफ़ी लोग पार्टिसिपेट करके बिल्डिंगों को रेगुलराइज करके अपना स्ट्रक्चर रीडेवलपमेंट के लिए आगे आ सकते हैं। और ये शहर जो बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इस वक्त काफ़ी सही तरीके से चल रहा है, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। उल्लासनगर का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रास्ते, गटर, नालियाँ सब बना हुआ है, लाइट, सिर्फ हमें कमी रह गई कि हम उसके ऊपर एक सुंदर, शानदार, हैबिटेबल, स्ट्रॉन्ग एक बिल्डिंग है, घर, दुकान बना सकें। खाली उसकी कमी रह गई है। अगर ये हो गया तो ये शहर बहुत ही अच्छा रहने जैसा हो जाएगा। सर, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया वेरी मच। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस पर प्रकाश जो कि टेक्निकल चीज़ें कटारिया साहब ने बताई, इसमें गौर करने वाली बात यह है कि कहीं ना कहीं हम लाखों रुपए जो है इंटीरियर पर खर्चा कर देते हैं, लेकिन वही अगर इमारत की बात करें तो हम उसके नज़रअंदाज कर देते हैं। तो बस रिक्वेस्ट यही है कि जितना हो सके जो है अपनी इमारतों को दुरुस्त करवाए, जो है काम उसमें बचे हुए हैं उसे पूरा करवाए। प्रशासन अपनी पूरी कोशिश करे ताकि जो कि पेंडिंग काम है जिसकी वजह से जो प्रोसेस है वो स्पीड अप पकड़ें। प्रशासन की भी जिम्मेदारी पड़ती है। अब देखना ये है कि आने वाले समय में प्रशासन अपनी क्या भूमिका निभाता है, और जो गलतियां कहीं ना कहीं हम करते हुए आ रहे हैं नज़रअंदाज करते हुए स्ट्रक्चर्स को, उसके ऊपर किस प्रकार से मेहनत की जाती है।